Hello students, I am Dr. Rashmi Parihar from Government E. Raghavendra Rao Postgraduate Science College, Bilaspur. Today I will teach you culture media. What do you mean by culture media? इसे हम हिंदी में संवर्धन माध्यम भी कहते हैं। तो आइए आज के लेक्चर में मैं आपको इस कल्चर मीडिया के कलरफुल दुनिया से रूबरू कराऊंगी। So, culture media is a nutritional medium that provides nutrients and other growth conditions to get optimum या maximum growth of organism. Organisms की ग्रोथ करने के लिए हमको एक उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई करना होता है, दैट टू इन अ बैलेंस्ड प्रोपोर्शन, और उसमें ग्रोथ होगी तभी हम बैक्टीरिया की स्टडी कर पाएंगे। Now, what is the need to culture bacteria? आप सबको पता है कि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है इस पृथ्वी पर। आकाश में है, पाताल में है, वाटर में है, सॉइल में है, ह्यूमन बॉडी में है, हर सरफेस पे है। तो वहाँ से अगर हमको आइसोलेट करना है तो हमको उसको कल्चर करना पड़ेगा। किसी मिक्सचर में, जैसे आप देखेंगे पानी जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया। दही का एग्जाम्पल लेंगे, इट इज़ ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया। मिट्टी में हम देखेंगे उसमें भी तरह तरह के बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं। उनमें से किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए भी हम इस कल्चर मीडिया का उपयोग करते हैं। इट इज़ एन इनिशियल स्टेप इन स्टडिंग इट्स मॉर्फोलॉजी एंड आइडेंटिफिकेशन। जब उसकी ग्रोथ हो जाएगी तभी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आप सभी जानते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं, उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उनको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो अगर हम देख नहीं सकेंगे तो हम उसकी स्टडी कैसे करेंगे? इसलिए कल्चर मीडिया एक बेहतरीन आपका एक साधन है जिससे हम उस पर ग्रो करके उससे मॉर्फोलॉजी और उस स्टडी कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमको सीरोलॉजिकल ऐसे करना होता है, वैक्सीन्स बनानी होती हैं, तब हमको प्योर कल्चर्स की ज़रूरत होती है, एंटीजेंस की ज़रूरत होती है उसके लिए। इसलिए हम उनको कल्चर करते हैं। उनके बैक्टीरिया के ऊपर हमको अगर जेनेटिक स्टडीज़ करना है, उनमें कोई मैनिपुलेशंस करना है, तब भी हमें कल्चर उन बैक्टीरिया के कल्चर की आवश्यकता होती है। Now, what should be the characteristics of culture media? A culture media should be such that it should provide similar environmental and nutritional conditions that exist in its natural habitat. जिस नेचुरल हैबिटेट में वो रह रहा है उसी से मिलता जुलता हम एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं। इट शुड गिव सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ फ्रॉम स्मॉल इनोकुलम। आप सभी को पता है, बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हम जब भी कल्चर को इनोकुलेट करते भी है, इनोकुलेट विद द इनोकुलम इनोकुलेशन लूप, उसमें इतना कम आता है सैंपल, उतने छोटे सैंपल से हम ज़्यादा ग्रोथ ऑब्टेन कर सकते हैं। कल्चर मीडिया ऐसा होना चाहिए जो कि जिस पर बैक्टीरिया रैपिड ग्रोथ दे सके। इट शुड बी इजी टू प्रिपेयर, इट शुड बी रीजनेबली चीप, मतलब सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल मतलब जब हमें उसे बार बार बनाने की आवश्यकता हो तो वो एक समान बने। अब हम थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो देखते हैं ये इतिहास बहुत पुराना है। लुइस पास्चर ने यूरिन ब्रॉथ्स और मीट एक्सट्रैक्ट्स का उपयोग किया था ग्रो करने के लिए। वहीं रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम सॉलिड मीडिया को इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने पहले पोटैटो पीसेस स्लाइसेस यूज़ किए थे ग्रो करने के लिए। रॉबर्ट कोच ने सॉलिडिफाई करने के लिए जिलेटिन का सर्वप्रथम यूज़ किया, पर यह देखा गया कि जिलेटिन इज अटैक्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इट इज इजीली डाइजेस्टेड। रॉबर्ट कोच के ही लैब में उनके सहयोगी थे वॉल्टर हेस। उनकी पत्नी फेनी जो थी, उन्होंने अगार को इंट्रोड्यूस किया और तब से फिर सॉलिड मीडिया में अगर अगर का यूज़ होने लगा। Now, what should be the basic requirements of culture media? खाना कैसे होना चाहिए जो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रदान कर सके, पोषक तत्व दे सके। तो इसी तरह बैक्टीरिया का खाना और हमारा भोजन उनका एक ही उद्देश्य है। सो इट शुड प्रोवाइड एनर्जी सोर्स, अ कार्बन सोर्स, अ नाइट्रोजन सोर्स,
और सॉल्ट जैसे कि सल्फेट है, फॉस्फेट्स है, क्लोराइड्स एटसेट्रा, it should have proper oxidation reduction potential, it should provide growth factors, and it should have a satisfactory pH. Now we will see how this culture media can be classified. There are different ways of classifying the culture media. They can be classified on the basis of consistency, मतलब वो पतला है या सॉलिड है, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट उनके कैसे हैं, और उनका क्या फंक्शनल यूज है, उनका किस लिए हमें उपयोग करना है. So there are accordingly different types of culture media: solid, liquid और सेमी सॉलिड. न्यूट्रिशनल कंपोनेंट पे हम देखेंगे सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, सिंथेटिक है, स्पेशल है. या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे हम देखेंगे वो एरोबिक है या एनारोबिक है. We will see them in details in our next slides. On the basis of consistency, we can study them as liquid media. नेचुरली लिक्विड है तो हम उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे या कोनिकल फ्लास्क में लेंगे. सॉलिड मीडिया है तो नेचुरली वो जमा हुआ रहेगा और वो उसे हम प्लेट में लेंगे. लिक्विफाइबल सॉलिड मीडिया मतलब जब बन गया तो उसमें अगार अगार होता है सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में, तो ठंडा होने के बाद वो जम जाता है. हमें उसको रीयूज करना है तो हम उसको मेल्ट करके भी यूज कर सकते हैं, मतलब हम उसको दोबारा पतला कर सकते हैं. लिक्विड मीडिया के जो कॉमन उदाहरण है जो रोजमर्रा के लैब में काम आते हैं वो है पेप्टोन ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ. इसी तरीके से लिक्विफाइबल मीडिया में आपका है पीडीएम मतलब पोटैटो डेक्सट्रोज अगार, और न्यूट्रिएंट अगार मीडियम जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में नैम कहते हैं बच्चे. और सॉलिड मीडिया में है हम उसमें कोएगुलेटेड एग भी डाल सकते हैं या ब्लड सीरम भी डाल सकते हैं, जो कि दोनों प्रोटीन है, और प्रोटीन होने के कारण जब भी हम इन्हें गर्म करते हैं तब ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, क्लॉट हो जाते हैं. On the basis of the nutritional component, the culture media are defined as simple, complex, synthetic and non-synthetic. Simple मतलब NAM, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी. What is the difference between media and medium? जब हम एक की बात करते हैं सिंगुलर तो हम मीडियम कहेंगे, जब हम अनेक की बात करेंगे तब हम उसे मीडिया कहेंगे. तो सिंपल माध्यम में, सिंपल कल्चर मीडिया में सबसे कॉमन और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नैम मतलब न्यूट्रिएंट अगार मीडियम, जो कि ऑल पर्पस मीडियम है. और कॉम्प्लेक्स मतलब एनीथिंग अदर देन कॉम्प्लेक्स सिंपल मीडिया इज अ कॉम्प्लेक्स मीडिया. सिंथेटिक मीडिया मतलब, सिंथेटिक मतलब जिसका कंपोजिशन हमें पता है और हम इसकी एक समान बैचेस बना सकते हैं. और नॉन सिंथेटिक मतलब जिसका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है. फॉर एग्जांपल नॉन सिंथेटिक मतलब अगर हम पोटैटो यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं किसी पोटैटो में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है. आप शरबत बनाएंगे अपने घर में, हर ग्लास में अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है, शुगर की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है. पर वहीं हम रेडीमेड शरबत यूज़ करेंगे तो आप जितने भी ग्लास बनाएंगे उनका सबका टेस्ट और शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन उसमें एक जैसा रहेगा. ये मैं बच्चों को इस टॉपिक को समझाने के लिए आई ऑलवेज यूज माई सम कॉमन एग्जाम्पल्स. सिंपल एग्जाम्पल को मैं इस तरीके से समझाना चाहूँगी. आप हर कोई घर में चाय बनाते हैं. चाय के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है? मिल्क, शुगर और वाटर एंड टी पाउडर. अगर मैं 10 लोगों में काम बांट दूँ चाय बनाने का तो हर व्यक्ति की जो चाय बनाएगा उसमें टेस्ट अलग अलग हो सकता है. दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना. तो ये हो गया आपका नॉन सिंथेटिक मीडिया, मतलब उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है. वहीं आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पे कॉफ़ी मेकिंग मशीन होती है या चाय बनाने की मशीन होती है, उसमें एक फॉर्मूला फिट होता है. आप उसमें से 100 कप भी निकालेंगे तो सबका टेस्ट एक जैसा रहेगा. दैट इज कॉल्ड ए सिंथेटिक. अब अगर इस कॉफ़ी मेकिंग मशीन से आप चाहे बिलासपुर में बनाएं चाहे आप रायपुर में बनाएं, यू विल गेट द इट इज़ मीडिया ऑफ एग्जैक्ट कंपोजिशन, मतलब हमें इसका कंपोजिशन पता है. अब हम देखेंगे कि अगर हमने सिंपल चाय बनाई, जैसे कि मैंने बताया कि 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं चाय के.
आपके घर में कोई गेस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं मुझे चाय में अदरक चाहिए, तो आप उन पर्टिकुलर गेस्ट को खुश करने के लिए हम उसमें अदरक डालेंगे। उसी में कोई दूसरे गेस्ट आ गए, उन्होंने बोला नहीं मुझे अदरक वाली चाय तो बिल्कुल पसंद नहीं, उन्होंने कहा मेरी चाय में तो तुलसी डालिए, तो उन पर्टिकुलर मेहमान को खुश करने के लिए हम उसमें तुलसी डालेंगे। तो हो गए ना दो प्रकार की चाय, एक अदरक वाली चाय और एक तुलसी वाली चाय। तो मतलब हमने क्या किया, दो अलग अलग मेहमानों को सेटिस्फाई करने के लिए हमने उनको अलग अलग प्रकार की चाय प्रोवाइड किए, और चूंकि हमने जो एडिशनल इंग्रेडिएंट उसमें डाला उसके अनुसार हमने उसका नाम कर दिया। तो अगर हम सिंपल चाय में कुछ भी एडिशनल चीज़ डालते हैं तो इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स चाय या मीडियम। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें किस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हम उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे, और जिस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स ऐड किए उस प्रकार से उनका अलग अलग नाम हो जाएगा। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो इसी तरीके से अलग अलग पर्पस सॉल्व करने के हिसाब से हमारे मीडिया हो गए अलग अलग। डिफरेंशियल मीडिया, this is cultivation media, this is storage media, transport media, selective media and enriched media. So let us see them in next slides. तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, सिंपल मीडिया में आप कोई भी चीज़ एडिशनल डालेंगे इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स मीडिया। इट अब हमको बैक्टीरिया के रूप में जिसको जो चाहिए उस हिसाब से हमें न्यूट्रिएंट डालना होता है, कितना चाहिए उस हिसाब से डालना होता है। सो एनी ऑल मीडिया अदर देन सिंपल आर कैटेगराइज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स मीडिया। सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया को भी हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। नाउ द एनरिच्ड मीडिया। टू एनरिच मीन्स उसको रिच बनाना। क्या डाल के रिच बनाना? कुछ एडेड इंग्रेडिएंट्स डाल के, न्यूट्रिशन डाल के उसको हम रिच करेंगे। तो जैसे कि सॉरी, जैसे कि हमने न्यूट्रिएंट अगार में ब्लड डाल दिया तो वो ब्लड अगार बन गया। हम उसमें सीरम डाल सकते हैं, हम उसमें एग भी डाल सकते हैं, तो हमने उसको एनरिच कर दिया। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो सिंपल खाना नहीं पसंद करते, या उनकी किसी प्रॉपर्टी को हमको हाईलाइट करना है, एक्सप्लोर करना है, तो हमें उसके लिए एनरिच्ड मीडिया यूज़ करना होता है। व्हाट इज दिस एनरिचमेंट मीडिया? ये सारी टर्म्स जो है वो मिलती जुलती हैं, उद्देश्य सबका एक ही समान है लगभग। जैसे कि सब्सटेंसेस आर इनकॉर्पोरेटेड टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑफ इंटरेस्ट, टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है टेट्राथायोनेट मीडिया फॉर साल्मोनेला टाइफी। आपने देखा होगा जब कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ में पूरा सब गंदा पानी नदी के और पानी के स्रोतों में मिक्स हो जाता है, और बाढ़ तो थोड़े दिनों में थम जाती है पर बाद में बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि टाइफाइड फैल जाता है, पीलिया फैलता है, हैजा होता है। तो जो मेडिकल पर्सनल्स रहते हैं उनको देखना होता है, वहाँ जाके पानी का सैंपल टेस्ट करना होता है, और लैब में आके फिर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में आके उसको उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उस हिसाब से फिर वहाँ पे गांव में दवाइयों की सप्लाई या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। परंतु ये है कि अगर कोई गांव बहुत इंटीरियर में है, वहाँ से हमें सैंपल लाना है, तो नदी के पानी में या तालाब के पानी में तो इतने सारे अनवांटेड बैक्टीरिया भी हैं, जो कि हमको जितना समय लगेगा वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लैब में लाने में, तब तक वो ओवरग्रो हो जाएंगे और हमारे इंटरेस्ट का बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम उस पर्पस के लिए हम एक एग्जाम यूज़ करते हैं, टेट्राथायोनेट मीडिया फॉर साल्मोनेला टाइफी। जैसे कि इसका एक कलर दिखा रही हूँ मैं, ग्रीन कलर, एग्जैक्टली उसी तरह का बहुत सुंदर कलर होता है। उसमें हम 100 ml, जैसे हमने वहाँ पानी का सैंपल लिया, उसमें 100 ml मीडिया हमने मिला दिया, मीडिया में हमने मिला दिया पानी, और उसको हम टाइटली बंद करके लैब में लेके आ गए। सो दिस मीडिया जो है इट विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ साल्मोनेला एंड इट विल सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द अनवांटेड बैक्टीरिया। नाउ द सिलेक्टिव मीडिया, इसमें भी वही है, हम कुछ इनिबिटरी सब्सटेंसेस डालेंगे ताकि जो दूसरे अनवांटेड बैक्टीरिया वो ग्रो ना हो सके, और हमें जो बैक्टीरिया चाहिए उसकी कॉलोनीज ज़्यादा संख्या में मिले। फॉर एग्जाम्पल डिसॉक्सीकुलेट साइट्रेट अगार फॉर डिसेंट्री बैक्टीरिया। इंडिकेटर बैक्टीरिया, इंडिकेटर बैक्टीरिया जो है, तो
this differential media, it also contains ingredients bring about the differentiating characters to help or to differentiate between two types of organisms. इसका एग्जाम्पल है मैकॉन की अगार. नाउ द ट्रांसपोर्ट अगार. जब हमको ट्रांसपोर्ट करना हो पेशेंट के वार्ड से सैंपल लैब तक के, तो कुछ बैक्टीरिया इतने नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं कि जिनकी डेथ हो जाती है, और उन मीडिया को ग्रो करने के लिए हमको एक स्पेशल मीडिया यूज़ करना होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मीडिया. और इसका एग्जांपल है स्टुअर्ट्स मीडिया फॉर गोनोकोकाई. नेक्स्ट है एनारोबिक मीडिया. एनारोबिक मतलब जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन पॉइजनिंग करता है उन्हें हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया. उन्हें ग्रो करने के लिए भी हमें स्पेशल मीडिया यूज़ करना होता है. एग्जाम्पल है रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट मीडियम फॉर क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी. सो हम देखते हैं इन्हें, अब वन बाय वन हम उसको डिस्क्राइब करेंगे. तो चाहे जो भी मीडिया हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, बेसिक इंग्रेडिएंट्स किसी भी कल्चर माध्यम के, संवर्धन माध्यम के होते हैं, जिसमें हम डालते हैं पेप्टोन जो कि कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स को सप्लाई करता है. मीट एक्सट्रैक्ट जो है विटामिन और ग्रोथ फैक्टर्स को सप्लाई करता है. अगार का काम होता है सॉलिडिफाइंग एजेंट. बच्चों यहाँ ध्यान रखें, अगार डज नॉट प्रोवाइड्स एनी न्यूट्रिशन, इट इज़ ओनली अ सॉलिडिफाइंग एजेंट. जब इस माध्यम में हमने अगार डाला तो ये सॉलिड मीडिया हो गया. अब अगर इसमें से हमने अगार हटा लिया तो अब ये क्या हो जाएगा, लिक्विड मीडिया हो जाएगा. और नेचुरली कोई भी हमें सूखी चीज़ें घोलनी है तो हमको एक डिस्टिल वाटर में घोलेंगे, ताकि बिकॉज ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दे टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. दिस इज द न्यूट्रिएंट अगार मीडियम, दैट इज द सिंपलेस्ट मीडिया ऑफ ऑल पर्पज मीडिया. इसमें रहता है बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन, NaCl, अगार, डिस्टिल वाटर, और इसका pH हम मेंटेन करते हैं 6.8 से 7.2 के बीच में, ताकि ये मैक्सिमम बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको ये कॉलोनी एकदम अलग दिख रही है, ये किसी से चिपकी नहीं है. सच ए कॉलोनी इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड कॉलोनी. मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ प्योर कल्चर, मतलब इट हैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल बैक्टीरियम. वहीं हम यहाँ देखेंगे कि ये कॉलोनीज एक दूसरे को चिपक गई हैं, इसलिए दे विल रिप्रेजेंट द मिक्स कल्चर. अगर हम उस मीडियम में से अगार को हटा देंगे तो इट विल बिकम लिक्विड. और ये भी, इसे हम एग्जाम्पल इसका न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, और ये भी ऑल पर्पस मीडिया है. और जब हमको स्टडी करनी होती, स्टॉकिंग करना होता है, तब हम ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को यूटिलाइज करते हैं. Now see the colored world of the culture media. So see the beautiful media and the beautiful growth. This is the McConkey agar. It comes under the category of differential media. Also it can be classified as selective media. इसमें हम डालते हैं वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट लैक्टोज है, इंडिकेटर है इसमें न्यूट्रल रेड. इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन द नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया एंड लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया. ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट ई कोलाई और क्लेब्सिएला जो है दे आर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, वेरएज साल्मोनेला शिगेला जो है वो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते. तो देखिए एक ही प्लेट में, एक ही मीडिया में हमने यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर लिया है. एक तो ये पिंक कॉलोनीज दे रहे हैं और एक ये कलरलेस या ट्रांसपेरेंट या हल्की सी पीली कॉलोनीज दे रहे हैं. मतलब एक ही प्लेट में हमने दो तरह के बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, इसलिए हमने इसे क्या कहा है, डिफरेंशियल मीडिया. अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो मैकॉनकी अगार में हम डालते हैं लैक्टोज. तो जो भी लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेंगे, एसिड्स बनाएंगे. एसिड्स के कारण जो पीएच था वो न्यूट्रल रेड था, वो एसिडिक माध्यम में पिंक हो जाएगा. इसलिए जो लैक्टोज फर्मेंटिंग है वो पिंक कलर के दिखेंगे, और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग जो रहेंगे वो दे विल बी कलरलेस और पेल इन कलर. Second example, very common example which is also commonly used in the labs is the differential media, that is eosin methylene blue agar.
It is commonly called as EMB agar. It was first developed by Holt Harris and Teague in 1916. यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हमने दो डाइज लेते हैं, मिथिलिन ब्लू और इयोसिन। इयोसिन जो होता है फ्लोरोसेंट ऑरेंज कलर का होता है, मिथिलिन ब्लू आप सब लोगों ने देखा होगा ब्लू कलर का होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि एक कॉलोनी के अंदर आ जाता है। और ये जो मिथिलिन ब्लू है इसका दूसरा काम है कि ये इनिबिट्स द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और इसमें मीडिया में लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, जो कि विच एक्ट एज द एनर्जी सोर्सेस। अब यहाँ पे आप कॉलोनी कैरेक्टर एकदम अलग देख रहे हैं। दे आर दी ब्लैक न्यूक्लिएटेड कॉलोनीज विथ अ टिपिकल मेटेलिक शीन। आप देखते हैं बारिश के समय जब सड़कों पे ऑयल ग्रीस गिरता है, उसमें से पानी जाता है, तो एक अजीब सी चमकीली चमक दिखती है, दैट इज कॉल्ड अ शीन। तो ये जो मेटेलिक शीन है, इट इज ड्यू टू दिस इयोसिन डाई। तो ई कोलाई जो है वो इस तरह की टिपिकल कॉलोनीज देता है, और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो इस पे मटमैली गुलाबी कॉलोनी देंगे। तो इस तरीके से हम एक ही मीडिया में दो तरह के बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड मीडिया इज द हेक्टन एंटेरिक अगार। इसका कलर शुरुआत में ग्रीन कलर होता है, इसी तरह का ग्रीन कलर होता है। इट इज ऑल्सो सिलेक्टिव मीडिया and it is primarily used to recover salmonella and shigella from patient specimen। देखिए मीडिया एक ही है पर हमको इसमें अलग अलग प्रकार की कॉलोनीज दिख रही हैं। जो लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि ई कोलाई है या क्लेब्सिएला है, दे विल प्रोड्यूस दी ऑरेंज कॉलोनी। और जो साल्मोनेला है, साल्मोनेला शिगेला, तो शिगेला विल प्रोड्यूस दीज टाइप्स ऑफ कॉलोनी, ब्लूइश ग्रीन कॉलोनीज। एंड साल्मोनेला जो है वो थोड़ी सी ब्लैकिश कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ सल्फर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप देखिए माध्यम एक ही है, मीडिया एक ही है, प्लेट एक ही है, पर हमने इसमें तीन प्रकार के बैक्टीरिया को हमने आइसोलेट किया है। ये ध्यान रखिए तीनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, but they belong to different families. Now the next common example which is routinely used in the diagnostic laboratories is a blood agar. ब्लड अगार को बनाते हैं, आप नैम बना लीजिए, न्यूट्रेंट अगार मीडिया, ऑटोक्लेव करके उसको स्टरलाइज कर लीजिए, और जब वो 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा होगा तब हम उसमें शीप का ब्लड डालेंगे 5%, डिफाइब्रिनेटेड मतलब एंटीकोएगुलेटेड ब्लड डालेंगे, मिक्स करेंगे और प्लेट्स में पोर करेंगे। डिफाइब्रिनेटेड हम इसलिए लेंगे कि ताकि ये क्लॉट ना हो, और दूसरी बात है कि जब हम इसमें ब्लड मिलाएंगे तब इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर मीडिया को हम यूज करते हैं, एक तो सबसे पहली बात है टू कल्टीवेट द फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। फास्टिडियस का मतलब क्या हो गया, जिद्दी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिद्दी कि मैं ये सब्जी नहीं खाता, मैं लौकी की सब्जी नहीं खाता, तो उनकी मम्मी क्या करती है, वो जो खाता उसी को वो बनाती हैं, खिलाती हैं। नहीं तो बच्चा क्या करेगा, जिद्दी है वो नहीं खाएगा, भूखा सो जाएगा, तो हमको उसको वही सब्जी देनी पड़ती है। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया फास्टिडियस होते हैं, तो इसलिए उन्हें जो चाहिए, जो ग्रोथ फैक्टर चाहिए वो हमें मीडिया में सप्लाई करना होता है, तो ब्लड द्वारा वो सप्लाई होता है। दूसरी बात है ब्लड अगार मीडिया जो है ये डिफरेंशियल भी है और साथ ही में ये एनरिच्ड भी है। डिफरेंशिएट कैसा है, एनरिच तो हमने ब्लड डाल के कर लिया, और डिफरेंशिएट कैसा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलोनी के बाजू में क्लियर घेरा दिख रहा है आपको, सो दैट क्लियर घेरा इट इंडिकेट्स द हीमोलिसिस, दैट इज क्लियर जोन है, तो ये रहेगा बीटा हीमोलिसिस। मतलब उसके कॉलोनी के आजू बाजू में जो आरबीसी है उसको ये हीमोलाइसिन प्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म, और वो आरबीसीज को नष्ट करेगा, तो उतने हिस्से में हमको क्लियर जोन मिलेगा। वहीं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश कलर है, तो इस तरह के हीमोलिसिस को हम बोलते हैं अल्फा हीमोलिसिस, और कई बार कोई जोन नहीं आता है तो हम उसको बोलते हैं गैमा हीमोलिसिस। तो यहाँ पे जो हीमोलिसिस के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का हीमोलिसिस है, तो हम बैक्टीरिया कितना पैथोजेनिक है, किस प्रकार का है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, चॉकलेट अगार मीडिया है।
जब ब्लड अगार बन जाएगा, कोनिकल फ्लास्क में आपने मीडिया में ब्लड मिला दिया, अब हम ब्लड को हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर से आरबीसी रप्चर हो जाएगी और उसके अंदर की सारी जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाएगा, और कोएगुलेट होने से उसका कलर कैसा आ जाएगा, चॉकलेट कलर, कैडबरी कलर का हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ एनरिच्ड मीडिया एंड इट इज पर्टिकुलरली यूज टू ग्रो द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जिसको ग्रो करने के लिए एनएडी जो फैक्टर है, जो ब्लड में फैक्टर 5 है, और जो हेमिन फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर 10, वो उसको हमें सप्लाई करना होता है, तभी इसकी ग्रोथ आती है। Now this is the special media, that is the Lawrence-Jensen media, agar, which is used specially to culture Mycobacterium tuberculosis which causes TB. हम इसको, जैसे बाकी बैक्टीरिया 24 घंटे में हमको विजिबल ग्रोथ दिखा देते हैं, परंतु इस बैक्टीरिया में 14 दिन का तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 14 दिन तक इसको रखना है तो हमको इसको, हम बॉटल में लेते हैं इसको, और इसका कलर होता है ग्रीन कलर, बहुत सुंदर कलर आता है इसका, और इसमें हम डालते हैं पेनिसिलिन नालिडिक्सिक एसिड, ताकि वो अदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इनिबिट कर सकता है। और इसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ आती है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ है, दैट इज बफ, रफ एंड टफ। इस पे से हम पहचान सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैज ग्रोन। और इस पर्टिकुलर माध्यम को हम, कल्चर माध्यम को हम स्टरलाइज करते हैं इंस्पिसेशन प्रक्रिया के द्वारा। अब हमको, यहाँ तक हमने देखे थे एरोबिक बैक्टीरिया को कल्चर करने के माध्यम, अब हम देखेंगे एनारोबिक कल्चर मीडिया। एनारोबिक मतलब जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए उन्हें हम कहते हैं एनारोबिक मीडिया। फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो एनारोबिक है, तो उसको ग्रो करने के लिए हम ये रॉबर्टसन स्मिथ मीडिया यूज करते हैं। इसमें रहता है नाइट्रोजन, विटामिन, कार्बन सोर्स, और सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं डिफरेंट सैक्रोलिटिक और प्रोटियोलिटिक स्पीशीज को। अगर ये स्पीशीज सैक्रोलिटिक है तो जो इसमें मीडिया में मीट होता है, मांस का जो कीमा होता है, अगर वो सैक्रोलिटिक एक्टिविटी शो करता है तो मीट जो है पिंक हो जाएगा। अगर प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी है तो ये मिल्क जो हो जाएगा ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीडिया इज द ट्रांसपोर्ट मीडिया विच इज यूज टू transport the delicate organisms like Neisseria gonorrhoeae which causes gonorrhea which is a sexually transmitted disease, और Trichomonas vaginalis, जैसे लैब से पेशेंट के वार्ड से हमको लैब तक ले जाना, तब तक वो नष्ट भी हो सकता है, इसलिए हम उसको एक प्रकार के बफर में लेके आते हैं। पेशेंट का स्वैब लिया, सैंपल लिया, और इस बॉटल में उसको बंद करके हम उसको लैब में लाके इसको हम ग्रो कर सकते हैं। अभी तक हमने जो मीडिया देखे दैट वर फॉर बैक्टीरिया। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस टू मीडिया, कल्चर मीडिया विच आर कॉमनली यूज टू कल्चर द फंजाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सेब्रॉड्स डेक्सट्रोज अगार, जिसमें कि पेप्टोन 10 ग्राम होता है, डेक्सट्रोज जो होता है 40 ग्राम होता है, दैट इज इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें जब भी हमको फंगस को ग्रो करना है तो हम इसका पीएच जो है रखते हैं 5.4 से, हम रखते हैं इसको 5.6। वहीं बैक्टीरिया के लिए हमने रखा था 6.8 से 7.2। आप देखिए कितना कलरफुल वर्ल्ड है फंजाई का। अगर आप ये सेब्रोडागार की मीडिया के प्लेट को एक्सपोज करते हैं हवा में, आपको हवा में पाए जाने वाली फंगस को आप इस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं। सी दे आर इन डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न इज देयर। हम ऊपर से भी देख सकते हैं, हम रिवर्स से भी देख सकते हैं इनको। तो ये बहुत ही कॉमन मीडिया है, परंतु फंगस की ग्रोथ आने में भी कुछ समय लगता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ 24 घंटे में आ जाती, इसलिए बैक्टीरिया को इनिबिट करने के लिए हम इसमें क्लोरेमफेनिकॉल या जेंटामाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स भी इसमें हम डालते हैं। दूसरा जो मीडिया है जो कि कॉमनली माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स में बनता है रूटीनली, दैट इज द पोटैटो डेक्सट्रोज अगार। यहाँ पे हमने पोटैटो मतलब नेचुरल स्टार्च भी लिया है, और यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट भी, यहाँ पे ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी लिया है। ये पोटैटो को उबाल के उसका जो हम अच्छे से मसल के उसमें हम वाटर डालेंगे,
उसको छान के उसमें वाटर लेवल मेंटेन करेंगे, उसको ऑटोक्लेव करेंगे। पीएच मैंने बताया था 5.6 की रेंज में रखेंगे। ये भी हमारा ऑल पर्पस मीडिया है, जिसमें हम रूटीन जो फंगस का आइसोलेशन है वो हम इसमें कर सकते हैं। सो this was all about the different culture media. Hope you have enjoyed my lecture, and these were the books which I have referred to prepare my lecture notes. Thank you.